नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप, और आज करेंगे कड़े मुकाबले में कौन दमदार पर बात। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ आक्रामक हिंदुत्व पर अडिग हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि हिंदुत्व के मुद्दे से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। मथुरा, काशी, राम मंदिर जैसे मुद्दे भाजपा के चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु बने रहेंगे। योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए बटेंगे तो कटेंगे जैसी चेतावनी भी दे चुके हैं और हिंदुओं को एकता का संदेश दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के तेवर से एकदम स्पष्ट है कि भाजपा आगामी उपचुनाव में भी हिंदुत्व की धार बनाए रखेगी। भाजपा का विश्वास है कि भाजपा के लिए हिंदुत्व भरोसेमंद और फायदेमंद है। हिंदुत्व के बैनर तले सभी जातियों को एकत्रित किया जा सकता है। उधर अखिलेश यादव हिंदुत्व में सेंध लगाने के लिए जातिवाद का ट्रम्प कार्ड चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का कमाल देखने को मिला भी था। अब इस फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में खोई हुई जमीन को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यादव और अल्पसंख्यक अखिलेश की मुट्ठी में है, उसमें पिछड़े और दलित जुड़ जाएं तो फिर ये एक अजय कॉम्बिनेशन बन जाता है। हाल ही में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से लेकर अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के समय यादव और मुस्लिम के अलावा सवर्ण और अन्य जातियों को मौका देकर अखिलेश यादव ने अपनी परंपरागत छवि से बाहर निकलने की कोशिश की, और इस कारण कुछ सीटें भाजपा के लिए उपचुनाव में भी चुनौतीपूर्ण बन रही हैं। खासकर मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भाजपा को ध्रुवीकरण का ही सहारा है। और मैनपुरी की करहल की बात कर ले, इसमें मुरादाबाद की कुंदरकी, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अंबेडकर नगर की कटहरी और कानपुर के शीशामऊ सीट, जहां पीडीए की काट तलाशना भाजपा के लिए कठिन हो सकता है। अब देखना यह है कि अखिलेश का फॉर्मूला काम करता है या योगी का हिंदुत्व। आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। जनता ने लोकसभा के चुनाव में बता दिया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पीडीए भारी है, और जो पीडीए की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग 90% जनता की बात करते हैं, जो गरीब है, वंचित है, जिसको कि वो सर्विसेज, वो सेवाएं नहीं मिल सकी जो उसे मिलना चाहिए था। इसलिए इन्हीं वजहों से आज परेशान होके, निराश और हताश होके सीएम योगी जी बार बार हिंदुत्व के एजेंडे पे वापस जाते हैं और अपना धार्मिक कार्ड खेलते हैं। ये वो समझ लें कि उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अब धार्मिक एजेंडे पे बात नहीं होगी, अब बुनियादी मुद्दों पे बात होगी। देखिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिन 10 सीटों का उपचुनाव होना है, उसमें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी काबिज थी, और जबकि अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल रहे हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है या यादव बाहुल्य सीट है या कुर्मी बाहुल्य सीट है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का फार्मूले के साथ आगे बढ़ रही है, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और हमारी पार्टी में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको सम्मान न मिला। भारतीय जनता पार्टी में यादव का भी सम्मान है, मुस्लिम का भी सम्मान है, कुर्मी का भी सम्मान है, छत्री का भी सम्मान है, ब्राह्मण का भी सम्मान है। बिना भेदभाव के साथ पूरे प्रदेश में सारी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। जनता ने इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जिताया, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। क्योंकि इंडिया गठबंधन में चाहे राहुल गांधी जी हो या दूसरे तमाम नेता, वो जनता के मुद्दों पर बात करते रहे। युवाओं की बेरोजगारी पर बात की, महंगाई पर बात की, बेरोजगारी, दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार की बात की। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही थी, संवैधानिक पद की शपथ लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दिन रात जहर उगल रहे थे, प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे थे, उस समय उन जनता के मुद्दों की बात राहुल गांधी जी कर रहे थे, और उन्हीं मुद्दों पर हम अब भी कायम हैं। तो चाहे दलित बाहुल्य सीटें हों, मुस्लिम बाहुल्य हों या सवर्ण बाहुल्य सीटें हों, हम सबकी बात करते हैं। 10 की 10 उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव सीटों में इंडिया गठबंधन जीतेगा, भाजपा हारेगी, भाजपा का अहंकार हारेगा, भाजपा की तानाशाही हारेगी, भाजपा की जो संविधान समाप्त करने वाली सोच है वो।
तो एक तरफ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ध्वजवाहक बनकर आगे बढ़ते हुए आक्रामक दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को संदेश कि जिन मुद्दों पर बीजेपी रही है उन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ना है। लेकिन इसके अलावा हम अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूले के साथ अच्छा प्रदर्शन किया और वो उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। अब इन 10 सीटों को हम देखें तो उपचुनाव जिन सीटों पर हैं उन सीटों पर कहीं मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं तो कहीं ओबीसी ज्यादा है, कहीं यादव मुस्लिम ज्यादा हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन है और इस कॉम्बिनेशन को अखिलेश यादव ने बखूबी समझते हुए सबको ब नाम से यानी जो नाम है उनके साथ संबोधित करते हुए उन्होंने पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े वगैरह वगैरह, लेकिन हिंदुत्व, हिंदू धर्म की बात करते हुए एक छतरी के नीचे, एक छज के नीचे सबको लाने की कोशिश बीजेपी हमेशा से करती रही है। लेकिन पिछली बार जिस मुद्दे के साथ बैकफुट पर रही बीजेपी, अब दोबारा क्या उसके साथ जनता उन्हें स्वीकार करेगी या फिर कोई और फॉर्मूला है बीजेपी के पास? आइए मुलाकात कर लेते हैं उन मेहमानों के साथ जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। आगे उन्हीं से सवाल जवाब होंगे। शिव सिंह भारती जी भारतीय जनता पार्टी से बने हुए, स्वागत आपका। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत। रविंद्र प्रताप सिंह जी सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत। रोशन जमीर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन साहब, क्या चलेगा इस बार, हिंदुत्व, पीडीए, पीडीएम या फिर यादव मुस्लिम? 10 सीटें, उपचुनाव। जी पारुल जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों को और तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों को मेरा नमन। देखिए, ये मुद्दा जो अभी उपचुनाव का चल रहा है जी, इसमें आपने अच्छा विश्लेषण सब्जेक्ट के साथ ही ऐड कर दिया है। पिछले उसको अगर देखें तो आधी आधी सीटों पर जो है एनडीए गठबंधन और समाजवादी पार्टी रही है जी। लेकिन 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के, इसमें अगर हम जाएं तो धर्म के मुकाबले में जातिगत समीकरण ज्यादा हावी होते हुए दिखाई दिए। इसी का लाभ समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को इन चुनावों में मिला भी है। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो पारुल जी होने जा रही है वो ये है कि जो 2014 में दलित तबका, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कई बार ये बात कह चुका हूं कि 2014 के इलेक्शंस में जो दलित तबका किसी कारणवश बसपा से डिस्ट्रैक्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया था, वो 2024 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी में उसको ऊबन महसूस हुई है और वो किसी दशा में उधर रहना नहीं चाहता। तो उसका स्वाभाविक जो झुकाव है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, वो स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखता है। कौन कितनी सीटें जीतेगा, कितनी हारेगा, ये तो सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं उसमें हर जगह पर आप देखें, चाहे करहल की बात आप कर लें, कटेहरी की बात कर लें, इवन की अयोध्या की बात कर लीजिए, वहां पर जहां की बात कर रहे हैं, और शीशा मऊ की, जहां की भी कुंदरकी की बात आप कर लें, अगर गाजियाबाद की सिर्फ एक सीट की बात छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी सीट पर बहुत तगड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है इन उपचुनावों में। तो एक चीज तो एकदम क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे को साथ में लेके चल रही है, उस एजेंडे को, उस मुद्दे को विगत चुनावों में जनता ने पसंद नहीं किया है। हिंदुत्व की राजनीति का एक चरमोत्कर्ष था जो भारतीय जनता पार्टी से अब आपकी बातों को ही मैं आगे लिए जाऊंगी और उनसे समझने की कोशिश करूंगी कि जब पहले ये फॉर्मूला फ्लॉप हो गया तो उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं आप शिव सिंह जी, और ये पूछा जा रहा है कि जब पहले ही आप इस मामले में बैकफुट पर आया, अच्छा प्रदर्शन आपका नहीं रहा, आप इसी नारे के साथ आगे चले जिसमें हमने जिक्र भी किया, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा है, कृष्ण जन्मभूमि और तमाम वो चीज़ें जो आपके एजेंडाज में रही हैं, तो दोबारा उसी पर चलने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं या फिर कह कुछ और रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ऐसा कुछ चल रहा है? आपको लगता है ऐसी मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो कंपटीशन दे पाएंगे जो लोकसभा चुनाव में आपको समाजवादी पार्टी ने दिया? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब आई तो लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों चुनाव का परसेप्शन अलग अलग है। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव था, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के द्वारा जिस तरह से संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह का झूठ प्रचारित करके और जनता के मन में एक अलग तरह का परसेप्शन पैदा किया गया, उससे जनता थोड़ी भ्रमित हुई। और जहां तक प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है, उपचुनाव में मुद्दे प्रदेश के मुद्दे हैं,
यह प्रदेश का चुनाव, प्रदेश की 10 सीटों का चुनाव है और प्रदेश में सारे लोग जानते हैं कि माननीय योगी जी का के कुशल नेतृत्व में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, यह सारे लोग उससे भली भांति परिचित है। तो यह चुनाव जो 10 सीटों पर चुनाव होना है, यह चुनाव निश्चित रूप से मानिए विकास के ऊपर चुनाव होगा। 10 सीटों पर चुनाव है। हिंदुत्व की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास की बात करती है। आप ये कोई माननीय योगी जी ने किसी वक्तव्य में हिंदुत्व को लेकर हम चुनाव में जाएंगे ऐसा तो कभी नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हम सबका साथ सबका विकास, पंक्ति के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके विकास की चिंता करना, हमने व्यक्तियों को सर पे छत हो, उनको स्वच्छ पानी मिले, उनको अच्छा इलाज मिले, उनको विकास के मुद्दे पर जाइए ना मिले। शिव जी, विकास के मुद्दे पर जाइए। आपने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर जा रहे हैं। जग जाहिर है, हर मंच से आपके नेताओं ने कहा है। ये आपको गलतफहमी है कि ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल है। आप राम मंदिर की बात करें, आप कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, मथुरा काशी की बात करें, हर चीज तो आप मंच पर रखकर ये बता, और फिर कटेंगे तो बटेंगे वाला बयान, तो हर चीज आप सामने रखकर ये जता रहे हैं कि आपका मुद्दा क्या है। और आप कह रहे हैं संविधान वाली बात तो वो नेशनल मुद्दा उठाया था इंडिया गठबंधन ने, लेकिन राज्य में पीडीए मुद्दा था समाजवादी पार्टी का, जिससे मात खाई आपने। भारतीय जनता पार्टी अगर सांस्कृतिक विरासतों को बचाने की बात करती है, जिन पर किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण किया गया है, और जो हिंदू समाज की जहां जहां पर आस्था है और उस पर कुठाराघात करके, षड्यंत्र करके उनको किसी भी तरह कब्जा करने का काम किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको मुक्त करके, और निश्चित रूप से जिनकी जमीनें थी, अगर वहां मंदिर था तो मंदिर स्थापित हो। अगर भाई राम मंदिर की बात है तो जग जाहिर है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? मैं सही और गलत नहीं पूछ रही हूँ कि आपका ये मुद्दा सही और गलत है कि नहीं। मेरी डिबेट इस चीज पर है शिव जी, समझिए कि इसी मुद्दे के साथ आप उपचुनाव में भी जा रहे हैं। जनता वही है राज्य में जहां पीडीए यानी जाति वाला मुद्दा सपा ने आपके सामने रखा, उसमें वो विन किए और आप उस समय बैकफुट पर रहे, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अब दोबारा उस मुद्दे के साथ आ रहे हैं। सवाल मेरा सीधा था आपसे, आप इधर उधर लेकर जा रहे हैं, आप नेशनल टच कर रहे हैं, हम 10 सीटों के उपचुनाव की बात कर रहे हैं। तो जनता के मनोविज्ञान पर जो बात अटकी वो पीडीए वाली अटकी, यानी जाति वाली अटकी। तो जाति वाली राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। और अब मैं रविंद्र जी आपके पास आ रही हूं। जाति वाली राजनीति, हम आपके तमाम नेता कह रहे हैं कि हम जनता के विकास की बात करेंगे, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और उसके बाद जातियों का आप पर्चा लेकर सामने आ जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है, पहले आपके साथ जो इमेज बनी थी, सो कॉल्ड इमेज की, यादव मुस्लिमों की राजनीति आप करते हैं, उससे उबरने के लिए आप लोग पीडीए लेकर आए, आप लोगों ने नियुक्तियां भी उसी तरीके से की। तो आपको लगता है हिंदुत्व के काट आपके पास पीडीए है और उसी के तहत आप आगे बढ़ेंगे? तो फिर शुद्ध रूप से जातिवादी राजनीति कीजिए ना, फिर जनता के विकास और इन मुद्दों को उठाकर आप क्यों इधर उधर भ्रम फैला रहे हैं? सर्वप्रथम तो पारुल जी हिंदुत्व की बात बता देता हूँ। जो लोकसभा चुनाव हुए, मैं कुछ सीटों का नाम बता रहा हूँ। तो अयोध्या जी, चित्रकूट जी, रामटेक जी, रामेश्वरम जी, कोप्पल जी जहाँ पर हनुमान जी पैदा हुए थे, नासिक जी, प्रयागराज जी, श्रावस्ती जी, बस्ती और सुल्तानपुर, ये सब हिंदुत्व वाली प्रमुख सीटें सब जगह भारतीय जनता पार्टी है। अब हिंदुत्व के जो महानायक अपने को स्वयंभू घोषित करते हैं आदित्यनाथ जी, उनका परफॉर्मेंस है 19 में उन्होंने 73 सीट से घटा के 64 कर दिया, 62 कर दिया था, 64 बाद में हो गई, अब घटा के उसको 33 कर दिया। ये हिंदुत्व की राजनीति का फल है। 312 सीटों से घटा के 257 सीटें कर दिया, तो ये योगी जी के परफॉर्मेंस है। अब आई सत्ता कोई भी आवे, और हिंदू धर्म के नाम पे आवे, जात के नाम पे आवे, किसी भी परिस्थितियों में जन कल्याण ही देखा जाता है। चुनाव जीतने के बाद जो जनता आके और जन कल्याण की अपेक्षा करती है, तो जन कल्याण में क्या हुआ है, प्रदेश पिछले 7 साल में सबसे गरीब हो गया, आरबीआई बताती है सबसे कर्जदार हो गया है, वित्त मंत्रालय बताता है प्रति व्यक्ति आय हमारी नेशनल आय की आधा है, जीडीपी प्रति व्यक्ति सबसे कम है पूरे भारतवर्ष में। नीति आयोग बताता है स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था अंतिम में। एनसीआरबी बताता है कि हम सबसे बड़े आपराधिक प्रदेश हैं। योगी जी ने पिछले 3 महीने पे महंगाई, बेरोजगारी, नारी शिक्षा, मूलभूत सुविधाओं पे कुछ भी नहीं बोला है। बोला क्या है, मुठभेड़, बुलडोजर, विपक्षी उत्पीड़न, हिंदू मुसलमान, इसके सिवा 3 महीने में कुछ भी नहीं।
और जो जो जुमला था 40 लाख करोड़ रुपए का भूल चुके हैं। फरवरी के बाद योगी जी बताते थे 40 लाख करोड़ रुपया कहाँ चला गया। अब एक्सप्रेस वे का घोटाला भी आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी मुद्दे पे चुनाव होगा, अंत में जन कल्याण पे जाना पड़ेगा। जन कल्याण पे सबसे उत्तर प्रदेश के सबसे असफल मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी या संपूर्ण भारत के सबसे असफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मुद्दा जन कल्याण ही रहेगा, रास्ता कुछ भी रहे। इसी जन कल्याण के मुद्दे पे चुनाव होगा, इसी जन कल्याण पे हार चुके हैं, इसी आने वाले जन कल्याण पे हारेंगे। उत्पीड़न बुलडोजर का एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। रविंद्र जी कान इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, बात तो एक ही है। वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, आप जन कल्याण की बात कर रहे हैं। वो हिंदुत्व के नीचे सारी जातियों का विकास करने की बात करते हैं, आप पीडीए की बात करते हैं। उसमें कहते नहीं इसमें इस बार अगड़ा नहीं है, अल्पसंख्यक नहीं अगड़ा है। तो ये आपकी पॉलिसी भी तो सिमिलर ही है ना। फिर आप कह रहे हैं फलाना अपराध और इंटॉलरेंस, फिर वो चिट्ठी निकलेगी तो कितने आपके लोग थे और अब जेल में हैं और क्या आपने किसको सहयोग किया, वो सारी चीजें फिर सामने आ जाएंगी। तो ये भी तो आपको एक जाके ईमानदारी से जनता के बीच रखना पड़ेगा ना कि क्राइम अगर कम हुआ है या जीरो टॉलरेंस की नीति या बुलडोजर चले हैं तो उससे फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। एनसीआर भी बताती है कि क्राइम में कोई अंतर नहीं पड़ा, क्राइम सबसे ज्यादा बढ़ गई। और रही बात हमारे वहां का, पूरा लिस्ट निकाल दें। अभी ये फेल हो गए। अयोध्या जी में एक कांड हुआ था, हम लोग को फंसाने का कोशिश किया, वहां भी नाकामयाब रहे और मुख्यमंत्री ने सदन में भाषण दिया था। वो फेल रहे, उसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। नहीं मांगेंगे तो कानूनी घेरे में लिया जाएगा। नवाब सिंह को इन्होंने बनाया था बीजेपी का एजेंट, वहां भी ये फेल हो गए। तो इस प्रकार के हमारे सारे अपराधियों के मुद्दे निकाले तो हम बताएंगे मुख्यमंत्री अपराधी, उप मुख्यमंत्री अपराधी, सब कानून में एफआईआर दर्ज है। 111 अपराधी विधायक बैठे हुए हैं, 3 सजा याफ्ता लोग हैं। आपके पास आऊं उसके बाद आपके रविंद्र जी की बातों का जवाब शिवजी से ले लेती हूँ। शिवजी, क्राइम को लेकर उन्होंने कहा कि हम जनता के जन कल्याण के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और एनसीआरबी को देख लीजिए, आप अपराध को देख लीजिए। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो उन्होंने नवाब सिंह को आपने बीजेपी का एजेंट बताया, यानी जो क्राइम हो रहे थे जिनमें सपा के लोग फंस रहे थे वो लोग आपके थे क्या? नवाब सिंह किस पार्टी से संबंधित है? नवाब सिंह किस पार्टी से संबंध? नवाब सिंह, देखिए नवाब सिंह कन्नौज के अंदर मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे और अखिलेश यादव और माननीय डिंपल जी को के बहुत खास व्यक्ति थे। और किस तरह से उन्होंने कन्नौज में आतंक मचाया, इससे कन्नौज की जनता भली भांति परिचित है। तो ये अपराधियों को भी इस तरह के अगर बांटेंगे कि नहीं वो तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना था? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मानिए अपराधियों में पूरी तरह से डर का माहौल है। अपराधी अपने आप को बचाते घूम रहे हैं या तो अपराध से दूर हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने व्यक्तियों की भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का उनसे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ये अपने गिरफ्तार में जाके अपराधियों को संरक्षण देने वाले, अपराधियों के दम पर सत्ता में आने वाले लोग अगर अपराधियों पर इस तरह की नीति अपनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को उनसे क्या संबंध था? नवाब सिंह निश्चित रूप से कन्नौज के अंदर क्या थे वो सभी लोग जानते हैं। ठीक। हेमंत जी, ट्रंप कार्ड पीडीए को कहा जा रहा है कि हिंदुत्व में सेंध लगाने के लिए जातिवादी ट्रंप कार्ड सपा ने चला और इसको कांग्रेस भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये जातिवादी फॉर्मूला सक्सेसफुल था तो हाल ही में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर उपयोग क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से जनता के मुद्दों के लिए साथ है, जनता के साथ है, जनता के मुद्दों के साथ खड़ी है। मैं बार बार इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह भी चुका हूं कि इंडिया गठबंधन का जो मूल एजेंडा है वो निचले स्तर से शुरुआत करके कि उन तक उस योजनाओं का लाभ मिले जिनके लिए वास्तविकता में उनकी जरूरत है। देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय विकास के नाम पे वोट मांगने की बात नहीं करेंगे, बांटने की बात तो करेंगे लेकिन विकास के नाम की बात नहीं करेंगे। मुझे आज एक बात की जानकारी मैं फिर पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वैकेंसीज क्यों क्रिएट नहीं हो पाई, क्यों बेरोजगारी इतनी दर बढ़ गई, क्यों उत्तर प्रदेश निर्धनता की श्रेणी में चला गया, क्यों उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय घट गई? आप इन चीजों के जवाब पूछिए। जातिगत समीकरण देखिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उनकी सभी की बराबर है। महंगाई सभी के लिए है।
बेरोजगारी उनके बच्चों के लिए सामने एक बड़ी पहाड़ सी समस्या लेकर के खड़ी है, ये सभी के साथ में है। उसके लिए कहीं कोई बोली, अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला सामने आया, पुलिस भर्ती में किस तरीके से पेपर लीक, ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये 2024 के चुनाव में घटे हैं और आने वाले 2027 के चुनाव में ये और घटेंगे। और अभी जो 10 लोग विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें उनकी परिस्थितियां का आकलन वो खुद कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वयं भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगी है, इसलिए इसके लिए कहीं कोई वो नहीं। यहाँ इंडिया गठबंधन में ये भी कहा जा रहा है कि आपको 2 सीटों पर आपसे बात चल रही है, लेकिन अजय राय जी 5 सीटों पर सहमति चाहते हैं, 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसलिए यहाँ पर भी बात नहीं बन रही है, इधर कांग्रेस सपा के साथ नहीं बना रही है। ये भी तो खबरें इंडिया गठबंधन से आ रही हैं हेमंत जी। और आपने कहा कि हमारा इंडिया गठबंधन जनता की सेवा के लिए उन्हें योजनाओं का फायदा मिले, तो 2 अलग अलग छोर पर चल रहे हैं आप लोग, फिर कह रहे हैं हम साथ हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल आप गलत कह रही हैं, आपका इंटरप्रिटेशन गलत है। मेरा सबमिशन केवल इस चीज के लिए है कि जो इंडिया गठबंधन के मूलभूत उद्देश्य हैं उनके साथ में समाजवादी पार्टी भी है, उसके साथ कांग्रेस भी है और बाकी घटक दल भी हमारे उसके साथ हैं। तो जहां सिक्का जैसा चले वहां मिल जाएंगे, फिर आपकी विचारधारा से मिले ना मिले, आपकी पॉलिसी से मिले ना मिले। संविधान को बदलने का प्रयास करने की बात आपने शुरू करी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने नहीं करी, आपने शुरू करी। उसका जवाब हम लोगों ने दिया कि हम लोग संविधान को की रक्षा करेंगे, संविधान को खत्म नहीं होने देंगे। ये बात तो आपका अपने लल्लू सिंह से पूछे ना। मैं जाति कार्ड जो चल रहा है उस पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कह रहे हैं कि हम सपा के साथ इसलिए हैं ताकि जनता की सेवा कर सकें, या फिर आपने कहा कि जो पॉलिसीज हैं उनका जनता को फायदा मिल सके इंडिया गठबंधन में, यानी अलग अलग राज्यों में जहां पर भी आप हैं वो आपकी सुविधा के अनुसार आप जुड़ रहे हैं गठबंधन के दलों के साथ, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे आपका लेना देना नहीं है, आपका एजेंडा अलग आप चला रहे हैं। सुविधा अनुसार गठबंधन हर राज्य में आपके हो रहे हैं। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य होता है चुनाव लड़ना। तो जनता को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं फिर कि मैं उस लाइन पर अलग मुद्दों से लड़ रहा हूं और ये उस लाइन पर अलग मुद्दों से लड़ रहे हैं? जनता को बेवकूफ हम लोग कहां बना रहे हैं? जो सत्ता में नहीं है वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जो सत्ता में है वो सत्ता के साथ रह करके जनता को बेवकूफ बनाते चले आए। अभी तक आपने उनसे सवाल नहीं पूछा, आपने उनसे महंगाई पे सवाल नहीं पूछा, आपने उनसे बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछा, आपने 69,000 शिक्षक भर्ती पे सवाल नहीं पूछा, आपने पुलिस भर्ती के पेपर लीक के बारे में और जो पेपर लीक हुए उनके बारे में सवाल नहीं पूछा। आपको आपका सवाल लिए जा रही हूं, जो बिंदु आपने जोड़ दिए हैं उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को की पॉइंट्स को मैं लेकर आ जा रही हूं। 10 सेकंड लूंगा। पीडीए की समस्याएं उत्तर प्रदेश की समस्या है। जो पीडीए की समस्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं क्या? देखिए जो समस्या आम जनता की है, भारत के लोगों की है, तो पीडीए क्या है? पीडीए हमें तो अभी तक यही बताया गया था, अब आप कह रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश की समस्या है। बस पूछना चाहता हूँ, क्या महंगाई से आपका परिवार पीड़ित नहीं है? क्या बेरोजगारी से आज आम आदमी के बच्चे पीड़ित नहीं है? तो इन मुद्दों को लेकर तो चले थे हेमंत जी, लोकसभा में नहीं जीत पाए ना, सरकार नहीं बना पाए ना, इसीलिए तो हिंदुत्व पर बात हो रही है कि कितना इतना स्ट्रांग मुद्दा है कि इसकी काट आप यूपी में निकाल पा रहे नहीं। ठीक है, लंबा हो जाएगा। आप ही की बातों को मैं लिए जा रही हूँ। शिव जी जवाब दीजिए, उसके बाद आती हूँ आपके पास। रोशन साहब आपके पास। एनसीआरबी के आंकड़े आपके अपराध को कम ठीक है, रुकिए सर। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई तमाम मुद्दों पर सवाल नहीं पूछे जाते आपसे, कहिए शिव जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव था तो इनका पीडीए का नारा था, और पीडीए का नारा जैसे ही उपचुनाव आने की इनको सुगबुगाहट हुई कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 उपचुनाव भी हैं, तो तुरंत इनका पीडीए का नारा बदल जाता है। मैं कह रहा हूं कि देश सबका साथ सबका विकास के नाम पे चलेगा। देश में हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर धर्म के व्यक्ति की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप चाहे कुछ भी कहिए, वो किसकी बात करती है, वर्ग विशेष की बात करती है नहीं करती, लेकिन आप देखिए किसी भी योजना में का लाभ धर्म देखकर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी में योजना में धर्म नहीं दिखाई देता। मंचों पे आपके नेता धर्म क्यों देखते हैं, फिर जाति क्यों देखते हैं? फिर नहीं, बिल्कुल कहां देखते हैं, कहां जाति देखते हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों को बचाने की बात करते हैं, लिमिटेड टाइम है मेरे पास, मैं रोशन साहब आपके पास आना चाहती हूँ। रुक जाइए शिव जी, आपकी बात आगे।
रोशन साहब, ये पूरी पॉलिटिक्स जो हो रही है जाति और हिंदुत्व के इर्द गिर्द हो रही है। हिंदुत्व के नीचे सारी जातियां, और इन्होंने एक जो ग्राफ बनाते हैं ना उनके, हिंदुत्व नीचे बाकी सारी जातियां, इन्होंने ग्राफ की स्टार्टिंग ही तमाम जातियों से कर दी है। तो अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, जनता भी समझ रही है, सोशल मीडिया पर है, फोन सारे देख रही है, तो क्या जनता को ये समझा पा रहे हैं? क्योंकि एक जीत होना, दूसरा जनता के समझ आना। अब इस इलेक्शन में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, जिसमें 2 सीटें जो थी एनडीए के सहयोगी दल के पास थी, और यहाँ इधर कांग्रेस भी आ गई है कॉम्बिनेशन में सपा के साथ, तो उन्हें भी मनाना है, साथ भी चलना है, कैसे चलेगा? देखिए पारुल जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, इसके 2 पहलू हैं। हिंदुत्व के मुद्दे के खिलाफ जो लोग थे, मुस्लिम वर्ग को विशेष टारगेट लोग करते हैं, तो वो तो पहले से खिलाफ था। अगर हिंदुत्व का तथाकथित ये मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व है, हिंदुत्व एक बहुत विशाल विचारधारा है, उसके खिलाफ भारतवर्ष में कोई नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संकीर्ण हिंदुत्व का नारा है, उसको हराने का काम, उनके मुंह पर मारने का काम, इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर वर्ग जो पहले रहा है, और भारत में जितने सेकुलर हिंदू रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, उन्होंने किया हुआ है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही है। अब जिस मुद्दे के साथ आप पहले से हार के कगार पर बैठे हैं, और अगर चुनी हुई सरकारों का हर फैसला, पिछले 3 महीने के जितने फैसले योगी आदित्यनाथ जी के देख लीजिए या केंद्र में मोदी जी की देख लीजिए, सब सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ही फैसला करना है तो जनप्रतिनिधित्व कानून किस बात का है? तो जनता इससे नाराज है, यहाँ जातियों का भी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाति का चक्र भी तोड़ सकेंगे क्या योगी? क्योंकि जातिवाद का ट्रम्प कार्ड चला अखिलेश यादव ने, हिंदुत्व के ध्वजवाहक बने योगी आदित्यनाथ। अभी भी उसी एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इन 10 सीटों के उपचुनाव में भी चलना चाहती है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी का रहा, उसी पीडीए के साथ वो आगे उपचुनाव में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं इन 10 सीटों में जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो कहीं ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन में, कहीं दलित भी हैं। तो इन तमाम 10 सीटों पर किस तरह की तिकड़ी बिठाएंगे, किस तरह की चालें चली जाएंगी, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। क्योंकि अभी तो आकलन यही किया जा रहा है, और इसलिए इन 10 सीटों को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 2027 से पहले ये चुनाव अपने आप में बड़ा चुनाव है, जो बताएगा कि क्या वाकई हिंदुत्व का कार्ड चला। क्योंकि फैजाबाद हारने के बाद ये कहा गया कि अयोध्या बीजेपी हार गई, जहां राम मंदिर बना, और अभी भी आपने सपा प्रवक्ता को भी सुना, वो भी यही कहते हुए नजर आए कि जहां जहां धर्म की बात हुई, जहां जहां उन जगहों का नाम लिया गया जो धरोहर हैं लेकिन हिंदुत्व से जुड़े हुए, वहां बीजेपी हारी है। तो अलग तरीके के एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है, और बात सवाल जीत का है तो साम दाम दंड भेद जीतने के लिए तो राजनीतिक दल कुछ भी कर जाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।